विद्युत उपयंत्रों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग वो है जो प्राथमिक है, दूसरा भाग वो है जो द्वितीयक है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्राथमिक क्या है। प्राथमिक प्राथमिक उपयंत्र वे उपयंत्र जो मापी जाने वाली राशि को को उपयंत्र के स्थिरांक यानी कांस्टेंट और तथा उनके विक्षेप विक्षेप का मतलब हुआ डिफ्लेक्शन, विक्षेप महेंद्र जी जरा म्यूट कर लीजिए, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। विक्षेप में सूचित करते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है। ऐसे उपयंत्र जिनका उपयोग हम किसी भी विद्युत राशि जैसे कि आपका करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, पावर, ठीक है, उन तमाम राशियों का पावर फैक्टर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन राशियों को किसी कांस्टेंट स्थिरांक के माध्यम से उसमें जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, मतलब कि आपका यह डाया है, स्केल है, पैमाना है, ठीक है, अंशांकन इस पर दर्ज बने हुए हैं, इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन में ये डिवाइडेड है तो इसको अंशांकन बोलेंगे। और जब 0, 1, 2, 3, 4 ये इसका विभेदन कहलाएगा। इस स्केल पर एक निडिल होगी, इस निडिल के माध्यम से जो भी विक्षेप आप देख रहे हैं उसी राशि को किसी कांस्टेंट की मदद, जैसे इनिशियली आप जब कोई भी सर्किट इससे कनेक्ट नहीं किए हैं तो ये आपका जीरो पॉइंटर पे होगा, लेकिन जैसे ही इसमें करंट का फ्लो होगा तो ये विक्षेप उत्पन्न होगा और इसको बोलेंगे विक्षेपण कोण। तो ये मूव करेगा अपने इस स्थान से। अगर हम आपकी तरफ इस तरह से खड़े हैं तो मेरे राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है, तो ये अपने जहां पे ये कीलित है उस स्थान से एक विक्षेपण कोण बनाएगा थीटा। ये है आपका विक्षेपण कोण थीटा। ये कोण इस जो बल आघूर्ण लग रहा है, ये बल आघूर्ण है आपका विक्षेपण बल आघूर्ण, जिसको टी सी से हम दिखाएंगे। तो ये जो टी सी होगा, ये टी सी इस बल आघूर्ण के कारण जो भी कोण बन रहा है उस कोण का वजह क्या है, इसमें बहने वाली धारा, जो भी धारा इसमें बह रही है उसके कारण ये, सॉरी ये टी सी नहीं होगा, ये टी डी होगा, डिफ्लेक्शन टी डी। तो जो टी डी है ये समानुपाती होगा, जो मापित राशि आप माप रहे हैं उसके ही समानुपाती ये करंट उसमें फ्लो हो रही है। तो विक्षेपण बलाघूर्ण समानुपाती हो जाएगा आई के। तो इसको अगर हम किसी कांस्टेंट की मदद से, मान लीजिए हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल के ले रहे हैं, तो आपको एक इक्वेशन प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे आके गया है, इसको यहां रोकने के लिए आपको एक और बल आघूर्ण की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम टार्क बोलते हैं, कंट्रोलिंग टार्क, ठीक है, जिसकी हिंदी होगी नियंत्रण
बल आघूर्ण, जो कहलाएगा टीसी। ठीक है, जो टीसी है ये बराबर होगा आपके, इस पे जो आप देख रहे हैं एंगल जो बन रहा है, इस एंगल के कारण ये यहाँ पे आया है, तो इसको यहाँ पर रोकना है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत पर बराबर का ही बल लगाएंगे, तो ये थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा के बराबर होगा तभी ये टीडी को यहाँ पे रोक पाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमको एक और इक्वेशन मिली, टीसी इक्वल टू थीटा। ठीक है, जब विरामावस्था में आप जाएंगे, विरामावस्था या संतुलन की अवस्था में, तो आप पाएंगे कि विक्षेपण बल आघूर्ण बराबर हो जाता है कंट्रोलिंग टार्क यानी कि नियंत्रण बल आघूर्ण के बराबर। तो आपका ये जो आई है ये थीटा समानुपाती हो जाएगा आई के। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इसमें विक्षेपण कोण बन रहा है उसी के समानुपाती इसमें मापित जाने वाली करंट जा रही है, वही आपकी मापित राशि है, राशि, और उस राशि का वह मान है। ठीक है, तो प्राथमिक उपयंत्र से हम मापी जाने वाली सभी राशियों के उसके स्थिरांक और उनके विक्षेपण को सूचित कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है दूसरा जो पार्ट है वह है आपका द्वितीयक। यहां पे मैं चाहूंगा कि आप एक थोड़ा सा ध्यान देंगे। द्वितीयक उपयंत्र क्या है? प्राथमिक उपयंत्र की मदद से ही द्वितीयक उपयंत्र का निर्माण किया जाता है। यानी कि जब प्राथमिक उपयंत्र हम बना लेंगे तो उसी की मदद से हम द्वितीयक उपयंत्रों को बना सकते हैं। यानी कि वह उपयंत्र जिनके द्वारा मापी जाने वाली मापी जाने वाली राशि का परिमाण परिमाण जिसको आप कहते हैं मैग्नीट्यूड को विक्षेप डिफ्लेक्शन द्वारा सीधा मापा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि प्राथमिक उपयंत्रों से जब हम द्वितीयक उपयंत्रों का निर्माण कर लेते हैं, विद्युत उपयंत्रों का, तो ये जितने भी द्वितीयक उपयंत्र हैं, इन उपयंत्रों में जैसे जैसे डिफ्लेक्शन होगा वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, उसका परिमाण बताएगा, उसकी वैल्यू को रेखांकित करेगा। और इन उपयंत्रों का प्रयोग करने से पहले इनके किसी एब्सोल्यूट मतलब इनके किसी पहले प्राथमिक उपयंत्रों के द्वारा हम इसको कैलिबर करते हैं, इसका अंशांकन किया जाता है। क्योंकि जितने भी आप इस सब्जेक्ट में उपयंत्र पढ़ेंगे, जितने भी उपयंत्र आप पढ़ेंगे वह सभी द्वितीयक उपयंत्र हैं। मतलब विद्युत उपयंत्र को दो पार्ट में बांटा, प्राथमिक और द्वितीयक। यही द्वितीयक उपयंत्र विद्युत उपयंत्र जो को हम जिनसे हमको आगे के चैप्टरों में इनका एक एक करके पढ़ना है, और इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द्वितीयक उपयंत्रों को, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूं, द्वितीयक, और ये आपका है प्राथमिक
ठीक है। द्वितीयक उपयंत्र तीन भागों में विक्षेपण के आधार पर इनको बांटा गया है। पहला है आपका सूचक उपयंत्र। पहला उपयंत्र जो है आपका सूचक उपयंत्र। दूसरा उपयंत्र है अभिलेखन अभिलेखन। तीसरा जो आपका है वो है समाकलन। अर्थात ये जो ये जो तीन उपयंत्र आप देख रहे हैं इस द्वितीयक उपयंत्र के, ये तीन प्रमुख भाग हैं। पहला जो भाग होगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अब आप सूचक उपयंत्र, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरा दूसरा है आपका अभिलेखन। अभिलेखन मतलब रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तीसरा आपका है समाकलन। इसकी इंग्लिश है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। द्वितीयक उपयंत्र जिनको हमने तीन श्रेणियों में बांटा हुआ है, सूचक उपयंत्र, अभिलेखन उपयंत्र और समाकलन उपयंत्र। ठीक। अब जब हमने क्लासिफिकेशन किसका किया है, द्वितीयक उपयंत्रों का, तो द्वितीयक उपयंत्रों के क्लासिफिकेशन में हम इन तीनों को एक एक करके यहां पर देखेंगे। ठीक है। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूं ताकि आप इसको आराम से समझ सकें, तो जो मेरा पहला प्रकार है द्वितीयक उपयंत्र का वो है सूचक उपयंत्र। ठीक। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक। ओके। किसको आप इंडिकेटिंग उपयंत्र कहेंगे, वो उपयंत्र जिसपे मापी जाने वाली राशियों को हम सूचक यानी कि पॉइंटर की सहायता से उसके माप को, उसकी वैल्यू को रेखांकित करते हैं या सूचित करते हैं या कैलिब्रेट करते हैं। मतलब मैं अभी आपको फिर से एक डायग्राम सेम आपको दिखा रहा हूं। ये 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 एम्पियर का, और अंशांकन किया, छोटे छोटे चार पार्टों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। 3 4 और ये 5। यहाँ पर एक जो हमारा पॉइंटर है कीलित रहता है, इसको आप पॉइंट को बोलेंगे धुरी। यहाँ से एक पतली एल्युमिनियम की एक पतली निडल, पॉइंटर जिसको बोलते हैं, इसी को सूचक कहते हैं।
ठीक है, सूचक इस पर कीलित रहता है, और यहाँ पे ये आकर जब कोई करंट, कोई सर्किट नहीं लगा है तो वो जीरो पे रहेगा। ठीक है, और यहीं पर एक स्प्रिंग के माध्यम से ये जुड़ा होता है। ठीक, अब होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा विस्तार में आपको लेंगे ताकि आप और अच्छे से इसको समझ सकें। इसी पार्ट को मैं खोल रहा हूं। ठीक है, बीच में मेरा एक स्पेंडल बना हुआ है। दिस इज दी स्पेंडल। ठीक, ये एक बीच का पार्ट है जहां पे ये वाला पोर्शन मैं दिखा रहा हूं, दूरी कीलित है। यहाँ पर ये पॉइंटर अटैच्ड है, और ये स्केल, क्लास के बाद कॉपी को दीजिएगा रखी हुई, स्केल बना हुआ है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। ठीक, और इस स्थान पर आप देखेंगे ये जो पोर्शन है, इसको जो मैंने खोला है, ये इस पर इस तरीके से घूमता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेयरिंग। ठीक, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी रहती है, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में नीचे एक स्प्रिंग लगी रहती है, और ये यहाँ पे केंद्रित रहता है इस पे एक स्प्रिंग के माध्यम से। इस स्प्रिंग पर ही हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं सर्किट के माध्यम से। तो इसी डायग्राम को हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिखाया है कि सूचक माप यंत्र कीलित है, स्प्रिंग लगा हुआ है, और जब इसमें करंट का प्रभाव होगा तो इसमें विक्षेपण होगा। ठीक है, तो ये अपने स्थान से हटके दूर जाएगी। तो ये जो दूर जाने का जो स्थान है, ये विक्षेप के कारण है, डिफ्लेक्शन के कारण है। और जब ये दूर जाएगी तो पहली और जो अंतिम अवस्था है, इसके बीच में एक कोण बनाएगी। इस कोण को हम कहते हैं विक्षेपण कोण। जैसा कि पीछे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, विक्षेपण कोण समानुपाती है उसमें बहने वाली धारा के। ठीक है, अब हम तो सूचक यंत्र क्या हुआ, वह उपयंत्र, वह उपयंत्र जो मापी जाने वाली मापी जाने वाली राशि राशि को को सूचक की सहायता से कैलिवर कैलिब्रेटेड स्केल, मतलब कि पैमाना पर सूचित करती है। ठीक, ये आपका पैमाना है, कैलिब्रेटेड पैमाना है। कैलिब्रेटेड इसलिए कि इसमें अंशांकन आप कर चुके हैं, इसलिए कैलिब्रेटेड है। ठीक, जब किसी भी राशि को इस संकेतक की मदद से
मापी जाने वाली राशि का मान हम ज्ञात करते हैं तो वह सूचक उपयंत्र कहलाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जैसे एमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर, ओम मीटर आदि। ठीक, सूचक उपयंत्र समझ में आ गया? ठीक है, सूचक उपयंत्र आप लोगों को समझ में आ गया? आ गया ना सर? सर सिर्फ 4 ही लोग हैं। सिर्फ 4 ही लोग हैं सर। आ गया। चलिए कोई बात नहीं। अब दूसरे पे जाते हैं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग टाइप। दूसरा अभिलेखन। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट वह उपयंत्र जो ग्राफ कागज पर स्याही द्वारा स्याही द्वारा एक अलग अलग या अमुक समय पर मापी गई राशि को अभिलेख से खींचते रहते हैं। इसमें हम वह उपयंत्र जो ग्राफ कागज पर स्याही द्वारा एक अमुक समय पर मापी गई राशि का अभिलेख खींचते हैं। तो इसमें हमको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है, स्याही पड़ती है, जिसके द्वारा हम समय समय पे इसमें जो भी हमको डेटा मिलता है उसको हम इकट्ठा करते रहते हैं। इसी अभिलेख करने को ही हम, इसीलिए इसका नाम है, इसीलिए यह है उपयंत्र। अरे भैया आए। इसीलिए यह है उपयंत्र, इसीलिए यह है उपयंत्र। इसीलिए यह उपयंत्र अभिलेखन उपयंत्र कहलाते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल लें तो ईसीजी आपने देखा होगा, एक कागज होता है जिस पे आप ऐसे ऐसे लाइनें आप उस पर ड्रॉ करके देखते हैं। एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है
उस पे भी आप देखते हैं डेटा स्याही के फॉर्म में इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से दिखता रहता है। तो ये जो किसी निश्चित समय पे आप इस डेटा को, जो कि रिकॉर्ड हो चुका है, आप इसको पढ़ सकते हैं T1 टाइम पर, आप चाहे तो किसी दूसरे T2 टाइम पर, या अगले साल ये भी डेटा आपको उपलब्ध रहेगा क्योंकि ये रिकॉर्ड में रहेगा। ठीक है। तीसरा है आपका समाकलन, यानी कि इंटीग्रेटिंग। समाकलन उपयंत्र तीसरा। समाकलन उपयंत्र की डेफिनेशन क्या है? वह उपयंत्र जो किसी निश्चित अवधि तक दी गई संपूर्ण विद्युत राशि का मान मापते हैं। जो वह उपयंत्र जो किसी निश्चित अवधि तक का संपूर्ण मान को, दी गई संपूर्ण संपूर्ण विद्युत राशि का मापन रखते हैं, उन्हें समाकलन उपयंत्र कहते हैं। जैसे आप, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे घर में लगने वाले जो एनर्जी मीटर हैं। इस एनर्जी मीटर पे आप आज की डेट का, पिछले की डेट का सारा डेटा आपको उस में वहां पर इकट्ठा मिलेगा और इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको वो डेटा उपलब्ध रहेगा। तो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन आता है। और अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं, सूचक उप यंत्रों की आधारभूत आधारभूत आवश्यकताएं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप द्वितीयक उपयंत्र बना रहे हैं और उसमें से जो तीनों टाइप के हैं, जैसे कि आपका अ, सूचक उपयंत्र है, अभिलेखन उपयंत्र है, समाकलन उपयंत्र है, इनको बनाने के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताएं की जरूरत पड़ती है। अगर ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं तो आप ये तीनों उपकरणों का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। इन तीनों उपकरणों को आप आराम से देख सकते हैं और उसको आप बना सकते हैं। ठीक है। तो चूंकि आप लोगों के संख्या जो मैं देख रहा हूँ 5 है, अगर आप किसी को कोई क्वेश्चन अगर अभी पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई क्वेरी अगर अभी करनी है। हेलो। नहीं सर। ठीक है ना? तो ठीक। अब सूचक उपयंत्रों की आधारभूत आवश्यकताएं। मुझे आपकी अटेंडेंस नोट करनी है। ठीक है, वो तो मैं, ठीक। अब हम जा रहे हैं, चूंकि मैंने आपसे
जो जिक्र किया कि पॉइंटर की मदद से ही आप विद्युत राशियों का मापन इन द्वितीयक उपयंत्रों में करते हैं। तो इन उपयंत्रों को बनाने के लिए हमको विद्युत में जितने भी यांत्रिक बल लगते हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल करनी है। और इन यांत्रिक बलों के कारण जो गति इनमें उत्पन्न होती है और उस गति के कारण अंशांकित स्केल पे जो भी सूचक माप के द्वारा जो मान हम ज्ञात करते हैं उनके बारे में हमको इसमें समान रूप से पढ़ना है। यही चीजें इसमें इसकी महत्वपूर्ण सूचना देती है। ठीक है, तो पहले 3 पॉइंट जो है इसके, ये 3 जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला है विक्षेपण प्रणाली, जिसको आप डिफ्लेक्टिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरा है नियंत्रण प्रणाली, जिसको आप कंट्रोलिंग सिस्टम कहते हैं। तीसरा है अपमंदन प्रणाली, जिसको हम डैम्पिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इन 3 के एक एक करके हम आगे की जो क्लास आएगी, ये 3 अगर हमने समझ लिए तो आगे के जो हमारे 4-5 जो चैप्टर आगे जो 3-4-5 चैप्टर आएंगे इनको पढ़ने में हमको बहुत आसानी होगी। आगे पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चूंकि ये अभी रिकॉर्डेड भी होगा तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। और नोट्स तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसके नोट्स को मैं डाल दूंगा। तो विक्षेपण जो प्रणाली है, इस प्रणाली को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव को पढ़ना होगा, उसको जानना होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। और इस मैग्नेटिक इफेक्ट में जो टार्क उत्पन्न होगा, जो बलाघूर्ण उत्पन्न होगा, विक्षेपण बलाघूर्ण, वो किस तरीके से कहाँ पर लगेगा। ठीक है, मैं अटेंडेंस नोट कर लूँ सर। आप अशोक सर हैं? जी सर। ठीक है, अशोक। दूसरे सर हैं दिनेश पांडे सर। तीसरे सर हैं अनिल। अनिल कुमार सर। चौथे हैं महेंद्र कुमार चौरसिया सर। चौरसिया सर। पांचवे हैं राजकुमार सर। हाँ, राजकुमार जी हैं। जी 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 जी, ठीक सर, ठीक। सर मेरे सब्जेक्ट में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइएगा। ठीक ठीक। ठीक है सर। ओके सर। कोई अगर दिक्कत महसूस हो, जैसे आपको लगे कि हाँ अब ये चीज सिर के ऊपर से जा रही है, तो आप मुझे तुरंत टोक सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक। हम्म।
ओकरो बाजार में 70,000 ले का वो दिल हजार रिलीज के नजर आ सर ऊपर कम हो तो हम्म। मिल गया काय करो ठीक 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 तो लेके आइएगा। हम्म। सर पेपर का ये कब होगा? पेपर जी सर। आप लोगों का पेपर शायद सर अप्रैल में आएगा। अभी तो हम लोगों की एक डेट आ गई है ये सेशन स्टार्ट करने की। जी। जो डेट है वो ठीक सर। ठीक। टेंटेटिव डेट आ चुकी है, मतलब जो 20 इसी 20 जनवरी से हम लोगों का ये इवन सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मान के चलें तो 90 दिन के हिसाब से आपका अप्रैल में पक्का, अप्रैल में एग्जाम होगा। सर ये चौथा सेमेस्टर है ना? फोर्थ सेमेस्टर है? नहीं, हाँ, आपका ये तीसरा सेमेस्टर है। तीसरा आपका सेमेस्टर। लेटरल एंट्री सर है ना, वो ये सर। तीसरा सेमेस्टर है। जी जी जी। ठीक तो है। तीसरा सेमेस्टर का ये अप्रैल में ही होगा एग्जाम? कंफर्म है? हाँ, तीसरा सेमेस्टर का इम्तहान आपका यही अप्रैल में, हम बता तो रहे हैं, फर्स्ट वीक के आसपास होगा। और उसमें जो फर्स्ट और सेकंड सेम के, जो फर्स्ट सेम के जो सब्जेक्ट हैं 4, वो आपको क्लियर करने होंगे। जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे अगले सेमेस्टर में, तब आपको सेकंड सेम के जी। जो सब्जेक्ट हैं 4, वो क्लियर करने होंगे। सर ऐसा पढ़ाइए सर कि हम लोग पास हो जाएंगे। उतना ही सर कराइए सर। देखिए, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहेंगे तो बर्डन नहीं होगा, एट द एंड आराम से आप पास होके निकल जाएंगे। ठीक है। मेरे में ठीक तो सर। गारंटी है, क्योंकि ठीक। ये आपके ही फील्ड का सब्जेक्ट है। तो इसमें हंड्रेड जी परसेंट जी। आप 30 के 30 लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तो हम अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे ही, पूरा जितना जोर है। इसमें कोई इतना जी मुश्किल नहीं है जी। सर। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि एक तो समय आपके पास थोड़ा सा वो जी डिस्टर्ब अभाव है करता है, समय का। लेकिन हो जाएगा डिस्टर्ब सर। डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं सर, इतनी दिक्कत तो आती ही है। सर एक बार हम लोग का टेस्ट ले लीजिए एक अगले महीने। हाँ होगा सर, सेशनल होगा। लेंगे सर। जी टेस्ट जी लेंगे। जी। टेस्ट लेंगे सर। अच्छा। एक आइडिया मिल जाएगा ना सर उससे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। टेस्ट तो हमारे यहाँ होते ही है, पहला सेशनल, दूसरा सेशनल और प्री वीटी, 3 टेस्ट होंगे। ठीक सर।